अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर खान। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम अवामी मसाइल को उजागर करते हैं और उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाते हैं। इन्हीं मसाइल में सबसे अहम मसला अवाम के लिए महंगाई है और मौशी बहरान, जिससे निपटने के लिए हुकूमत वक्त अपनी कोशिशों में मसरूफ है, लेकिन मईशत संभलने का नाम नहीं ले रही। आज हम मौजूद हैं वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी बराए कॉमर्स जनाब फराज आबिद लाखानी साहब के साथ। उनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फराज साहब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। फराज साहब, अवाम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ पाकिस्तान मौशी बहरान को फेस कर रहा है, दूसरी जानिब अवाम के लिए अनगिनत मसाइल महंगाई की सूरत में मौजूद हैं। हुकूमत सिंध बिलखुसूस आपकी टीम इस वक्त क्या किरदार अदा कर रही है? देखिए, हुकूमत सिंध तो हर वक्त, पहले भी अभी भी, वी आर ऑलवेज़ फैसिलिटेटिंग, हर वक्त फैसिलिटेट कर रहे हैं कारोबारी तबकात को, हर लेवल पे फैसिलिटेट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमारे लिए तो मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है और मेरा तो मैंडेट यही है। मुझे तो ऑनरेबल चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से तायद ही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, उनका मेन विजन ही यही है। क्योंकि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होगा तो जॉब्स बनेंगी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर होगा, बिज़नेस तबके के लिए आसानियाँ पैदा होंगी। तो ये सब चीज़ें तो हमने प्रायोरिटी पे रखी हुई हैं और ये प्रायोरिटी पे काम भी हो रहा है। इस वक्त सिंध हुकूमत, रमज़ान का भी महीना अब करीब ही है, आवाम की बेहतरी के लिए क्या रिलीफ पैकेज दे रही है, कोई प्रोग्राम ला रही है? क्योंकि हमने तो देखा कि आटे के जो नर्ख तय किए गए उस पर तो आटा फ़रोख्त ही नहीं हो रहा मार्केटों में। देखिए, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग लास्ट ईयर भी आप अगर इवैल्यूएट करें तो लास्ट ईयर भी पॉलिसी आई थी, इस साल भी इससे लास्ट ईयर से बेहतर आएगी। और आटे की भी जब आप रेट की बात करते हैं तो वी हैव कंट्रोल दैट रेट, और वो ऊपर चले गए थे ड्यू टू वेरियस रीजंस, लेकिन उसको कंट्रोल किया है और वापस को कंट्रोल प्राइस पे लेके आ गए हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखें कि इट इज़ नॉट अबाउट पाकिस्तान ओनली, ये दुनिया भर में महंगाइयाँ हुई हैं। It is a global recession which has occurred, not in our country only, US, UK, you name it, हर जगह महंगाई हुई है। और in consideration to that, ये सब चीज़ों को भी आप एवेल्यूएट करते हुए ये देखें कि हमारा करंट अकाउंट कैसा चल रहा है। इकोनॉमिक सिचुएशन जो है ना, जो हमारी करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है और ये जो महंगाई, ये क्यों हुआ है, ये इसको समझने की ज़रूरत है। ये करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से हमारा मुल्क इस वक्त जो है ना सारा इम्पोर्ट बेस्ड है, अनफॉर्चुनेटली। एक चैलेंज ये भी तो है कि जो मुख्तलिफ माफियाज बनी हुई, चीनी माफिया है, आटा माफिया है, गंदम माफिया, इन सब से भी तो कहीं ना कहीं हुकूमत निमट ही रही है, लेकिन आवाम को फिर भी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। देखिए, आवाम को इस बात को समझना पड़ेगा कि तसलसल, पॉलिसी का तसलसल लाजमी है। यही मैंने लास्ट थोड़े दिनों एक जगह बैठा था तो मैंने यही जिक्र किया कि देखें, फाइनेंस डिवीज़न की जो पॉलिसीज़ है ना, ये बरकरार रहनी चाहिए। गवर्नमेंट के इलेक्शंस होते हैं और इलेक्शंस दूसरी हुकूमत आती है या वही हुकूमत आती है, लेकिन जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ है ना वो शुड बी सेम। ये 20 साल की प्लानिंग होती है एंड उसी पे चल सकते हैं। ये नहीं कि पेट्रोल पे सब्सिडी उठा के दे दी क्योंकि गवर्नमेंट जाने वाली है इमरान खान की, इसलिए सब्सिडी दे दो, पेट्रोल को 150 रुपये का कर दो, भले मार्केट में 250 रुपये, भले 100 रुपये ट्रेजरी से जाते रहे, रिजर्व से खाते रहे। ये तो गलत है ना यार, आप ये क्या कर रहे हो? तो मुल्क के लिए ख़राब कर रहे हो ना। आखिरकार सफ़र तो जनरल पब्लिक करेगी ना, कौम सफ़र करेगी ना। ये हमें सोचना पड़ेगा एट लार्जर इंटरेस्ट। जी, तो ये पॉलिसीज़ का तसलसल कैसे बरकरार रहेगा जब टेन्योर मुकम्मल होते ही इलेक्शन सर पर खड़े हों? क्या कोई कौमी हुकूमत इसके लिए बननी चाहिए? नहीं, ये तो इट डजंट मीन कौमी हुकूमत। What has to be understood is basically some of the policies of finance division are to be stagnant. They cannot be changed. They cannot be changed even the tenure finishes of the particular government. वो सेम रहनी चाहिए पॉलिसीज़। वो पॉलिसीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे अब पेट्रोल की प्राइसिंग है, या अब देखें ना इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है आप उसी से प्लस करके ही बेचोगे ना, उससे कम में बेचोगे तो नुकसान कौन देगा? ट्रेजरी देगी ना, वो ट्रेजरी तो नहीं दे सकती। इस वक्त सिंध सैलाब जैसे मसाइल का भी शिकार है, उसकी जो तबाहकारियाँ हैं वो भी अभी तक बरकरार हैं। बेशक सिंध गवर्नमेंट अपना किरदार उसमें अदा कर रही है, घर दिए जा रहे हैं और भी बहुत सारी फैसिलिटेशन है। रमज़ान के लिए कोई स्पेसिफिक ऐसा प्लान है? क्योंकि अल्टीमेटली आवाम इन टेक्निकल इश्यूज़ को नहीं समझ पाती और वो कहती है कि बस जो सरकार बैठी हुई है वही जिम्मेदार है। देखिए, लास्ट ईयर भी आया था, अगर आप देखें तो 1.5 बिलियन में 1.5 अरब का पैकेज आया था, और बाकी भी हमने रेट्स नीचे किए थे। मुनाफाखोरी को आप कैसे रोकेंगे? कराची जैसे शहर के अंदर जहां पे असिस्टेंट कमिश्नर्स चले छापे तो मारते हैं, लेकिन रिटेलर्स तो अपनी मनमाने इजाफे पे ही काम लेते हैं। देखिए, ये मैं आपको बताऊं, ट्रूली स्पीकिंग, देयर इज नो आइडियलिज्म इन एनी सोसाइटी, बट येस वी विल ट्राई हार्ड
वी विल ट्राई आवर बेस्ट और उसको फर्दर कंट्रोल करेंगे, चीज़ों को बेहतर करेंगे। मैं तो ये समझता हूँ जो लास्ट टाइम पैकेज दिया था उससे बेहतर और अच्छा पैकेज आएगा। और फ्लड पे भी आप देखें सिंध गवर्नमेंट ने फोरफ्रंट पे काम किया है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जनाब चेयरमैन साहब ने हर जगह पे जाके उसके लिए आवाज़ उठाई है, यूएन में आवाज़ उठाई है, हर जगह आवाज़ उठाई है और उसके लिए प्लेजेस भी आए, रिकॉर्ड प्लेजेस आए। तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि तसलसल पॉलिसीज़ का और ये इंस्टेबिलिटी ना हो तो जो है ना चीज़ें बेहतर होना। आप खुद भी बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट रहे हैं, आपकी पूरी फैमिली वेल नोन है बिजनेस कम्युनिटी में। अब आप एक ऐसे पोर्टफोलियो पे हैं कि आपने सरकार की भी नुमाइंदगी करनी है और सिंध सरकार के हवाले से बिजनेस कम्युनिटी बहुत सारी उम्मीदें भी रखती है। ये गैप ख़त्म हो पा रहा है बिजनेस कम्युनिटी और गवर्नमेंट के दरमियान या मज़ीद बढ़ रहा है? नहीं, मैं तो समझता हूँ मैंने इंडिपेंडेंट विजिट्स की, चैम्बर भी मैं गया और काटी भी गया और फेडरेशन भी गया। बल्कि मैंने इन सब पे जहाँ पे विज़िट्स की मुझे सब बिजनेसमैनों की तरफ से तारीफ़ें मिली। काटी में मुझे फराजुर रहमान मिला, उसने भी तारीफ़ की। सुलेमान चावला मुझे फेडरेशन में मिले, उन्होंने भी तारीफ़ की। तो सिंध गवर्नमेंट तो इनसे ऑलवेज जो है ना इन कोऑर्डिनेशन है। हम इनसे जब बात करते हैं तो इनके इशूज़ की एक लिस्ट होती है और वो कहते हैं गैस का बहरान है, हमें जो है ना ये सब्सिडीज़ नहीं मिल रही हैं, हमारी फैक्ट्रीज बंद हैं, एम्प्लॉइज़ निकाल रहे हैं। आप देखिए बात वही है ना, देयर इज़ नो आइडियलिज्म। एवरीबडी इज़ कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। सब कुछ होने के बाद भी सब कंप्लेन, क्योंकि यू नीड मोर। देयर इज़ नो इक्विलिब्रियम टू मेजर कि यार ये दिस इज़ इनफ। वंस यू गेट समथिंग यू वांट टू एक्वायर समथिंग मोर। एक बड़ा बुनियादी इशूज़ जो एलसीज़ की बंदिश का है, ऑल्थो इट्स अ फेडरल डिसीजन बट पीडीएम तो एक पार्ट है इस चीज़ का और पीपल्स पार्टी भी उसी का हिस्सा है, तो इसमें भी कोई रोल प्ले हो पा रहा है? चले मैं आई पुट इट दिस वे, यू रियली डोंट वांट कि पाकिस्तान का टैग लगा हुआ हो। हमारे मुल्क में आप देखें ज़्यादातर हर चीज़ इंपोर्ट बेस्ड है। क्या हमने इसी तरह रहना है? सवाल ये है। सर उसकी वजह से महंगाई तो बढ़ रही है। क्या हमें मेड इन पाकिस्तान पे जाना ही नहीं है? क्या हमने रॉ मटेरियल पाकिस्तान का इस्तेमाल करना ही नहीं है? यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए हमारे यूथ को इस वक्त आईटी सेक्टर पे लगाने की ज़रूरत है। दुनिया भर का आईटी सेक्टर आप देखो कहाँ बूम कर रहा है। I mean, there's a lot of potential. क्या गवर्नमेंट टैक्स में रिलैक्सेशन दे रही है किसी है ही नहीं? आईटी सेक्टर में है नहीं। आईटी सेक्टर पे करें एक्सपोर्ट, there's no tax. I mean, there's a lot of potential for softwares to be sold out in दुनिया भर में और दूसरी सर्विसेज आईटी से रिलेटेड बहुत बड़ी मार्केट है। इंडिया को देखें, हमारे पड़ोसी मुल्क को देखें, वो कितना फॉरेन एक्सचेंज उससे निकाल रहा है। हमारा तो मुल्क अभी उस पर पहुँचा ही नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर काम करना चाहिए। और हमारे पास, हम तो सिंध गवर्नमेंट आईटी पार्क्स भी लेके आ रही हैं। मैं फिर वही कहूँगा, हमें लोकलाइजेशन की ज़रूरत है। हमें मेड इन पाकिस्तान रॉ मटेरियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हमें मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत है, जिससे हमारी इंपोर्ट का प्रेशर भी कम होगा। और एलसीज़ का जो आपका सवाल है, इंडस्ट्रीज़ भी तो लगे ना, इंडस्ट्रियलिस्ट भी तो एतमाद का इजहार करे। वो तो अपना डॉलर छुपा के बैठा हुआ है या वो इतनी बेयकीनी की कैफियत में है कि वो इन्वेस्ट करने को ही रेडी नहीं है। इसीलिए तो कहता हूँ सबसे पहले पाकिस्तान। अगर सबसे पहले पाकिस्तान नहीं होगा और सब अपना अपना सोचेंगे, अवाम अपना अपना सोचेगी, तो कैसे चलेगा? डॉलर को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं अभी आप? मजीद देख रहे हैं कि इसकी वजह से महंगाई बढ़ने का इम्कान है? The agreement is through. The agreement is through with the IMF and the dollar will be stagnant. I don't think so कि further on because the agreement is through. लेकिन in the long term मैं फिर वही बता रहा हूँ, जब तक हमारे मुल्क में लोकलाइजेशन नहीं होगी और ये इंडस्ट्रियलिस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट ऐसे उनको वो इंसेंटिव दे कि वो लोकल बनाए प्रोडक्ट और लोकली मार्केट में प्रोड्यूस करें, रॉ मटेरियल भी और रॉ मटेरियल के साथ वो मैन्युफैक्चर करें। और हमें असेंबली लाइन नहीं चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द असेंबली लाइन एंड द मैन्युफैक्चरिंग। आप सब चीज़ें चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे असेंबली लाइन लगा के उसको असेंबल करते हैं। यू रियली वांट दिस टू कंटिन्यू? दिस इज़ नॉट फेयर। वी नीड द टेक्नोलॉजी इन आर in our state in Pakistan and similar goes with that. जो हमारे यूथ है, उस यूथ को हमें नई अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, नए स्टार्टअप्स देने चाहिए। वो भी वही काम करें मेड इन पाकिस्तान, क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ उनको स्टार्टअप्स के लिए जगह देनी चाहिए ताकि वो जो है ना मेड इन पाकिस्तान पे प्रोडक्ट्स पे काम करें। इससे आपकी खाली इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी थोड़ी सी बेहतर कम नहीं होगी, बल्कि आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी और आपकी जो स्टेबिलिटी है करंट अकाउंट की वो और अच्छी होगी। ये बेसिस हैं। कोई भी एनी गवर्नमेंट, आप समझें इस बात को, ये निचोड़ है आपकी महंगाई का।
करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं होना चाहिए। दिस इज़ नॉट अलाउड, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। अच्छा, आप हमें छोड़े ना, आप माशाल्लाह रिसर्च खुद करें, बाहर मुल्क को देखें, सऊदी अरब को देखें, दूसरे मुल्क को, यूके को, मतलब बड़े बड़े दूसरे ममालिक को देखें, सबका क्या, ईरान को देखें, ईरान को देखें, ईरान को देखें, बांग्लादेश को देखें, बांग्लादेश की हमसे डबल एक्सपोर्ट है, ठीक है। तो कंसिडरिंग मैं ये कहता हूँ कि हमें जो है ना इंपोर्ट को कंट्रोल करना लाजमी। आप देखें ना, नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में जाएं, सुपरमार्केट्स में जाएं, हमें इंपोर्टेड बटर मिलता है, हमें इंपोर्टेड चीज़ मिलती है, हमें इंपोर्टेड आई डोंट नो एनी, हर आइटम मिलता है, जबकि लोकल बन रहा है। तो क्या मैं लोकल नहीं खा सकता, या आप लोकल नहीं खा सकते, या ये आवाम लोकल नहीं खा सकती? सब खा सकते हैं, आवाम तो खाती ही लोकल है, हम भी खाने के लिए तैयार हैं, हम भी लोकल ही खाते हैं, आप भी लोकल खाते हैं, इंपोर्ट चाहिए क्यों? This is where we are losing. This has to be controlled. Similar goes with the fact, आपने कुछ अर्से पहले सुना होगा टी, चाय $2 billion की। I mean, it was shocking to hear for anybody. I mean, look at this. What is happening यार? क्यों इंपोर्ट पे आप अपने फॉरेन करेंसी वेस्ट कर रहे हो ना? उसको कंट्रोल करना चाहिए। टैक्स नेट की वजह से जो है उनका कारोबार डिस्टर्ब हो जाता है। इस टैक्स से या तो वो छुटकारा चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ लिवरेज मिले। आने वाले बजट में आपकी तरफ से कोई ऐसी रिकमेंडेशन या कोई ऐसी पॉलिसी आने वाली है जिसमें उनको इत्मीनान मिल जाए? अच्छा, मैं इसमें इस तरह कहूँगा कि हमारा मुल्क वैसे ही हार्डली टैक्स कलेक्ट करता है, बल्कि मैं तो कहूँगा एग्रीकल्चर पर फेडरल टैक्स भी आना चाहिए, ठीक है। टोबैको इंडस्ट्री पे टैक्स बढ़ना चाहिए। आपको पता है हमारे यहाँ सिगरेट हर बंदा पीता है, टोबैको इंडस्ट्री, दुनिया भर में देखें उसकी प्राइस क्या है। तो वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है, वे टैक्स लगाओ। आई मीन दिस इज़ द प्लेस वेयर द गवर्नमेंट शुड इन्हांस देयर रेवेन्यू। इफ़ दिस रेवेन्यू इज़ बीन इंक्रीज, तब महंगाई कंट्रोल होगी, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। एंड देर आर प्लेसेस वेयर जो है ना, आप कंसिडर करें जहाँ पे है ही नहीं टैक्स, उस पर टैक्स लगना चाहिए। और आप देखें टोटल हमारे पर टैक्स पेयर होंगे कितने, 15-16 लाख 17 लाख FBR से आप निकाल लें। इतनी बड़ी ह्यूज आबादी में आपके रिटर्न कितने लोग भरते हैं? अल्टीमेट उसका ये हो जाता है कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर नहीं पे करना है उस टैक्स की अमाउंट को भी, फिर आवाम पे ही महंगाई का बोझ बढ़ेगा। नहीं, वो तो वही बात है ना, आप महंगाई की जो बात कर रहे हैं ना, महंगाई का डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द करेंसी डिवैल्यूशन है। आप बात को समझें, करेंसी स्ट्रांग होगी ना तो ऑटो पे ये सब महंगाई वापस रिवर्स हो जाएगी। हमारे जैसे मुल्क में क्या हम सब्सिडी अफोर्ड कर सकते हैं? आप इस बात को समझें, एक जगह सब्सिडी देंगे, घुमा के दूसरी जगह महंगाई आ जाएगी। इम्पैक्ट तो वही है। हाउ कैन यू गिव सब्सिडी? क्योंकि आप लोन ले रहे हो। आप बात को समझें, सही, ये दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अब तो हम ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन लास्ट गवर्नमेंट क्या करती आई? क्यों दिखा रही है सब्सिडी? दूसरी तरफ लोन ले रही है, उसका इंटरेस्ट नहीं चढ़ेगा, महंगाई नहीं चढ़ेगी। गिमिक तो देखे ना कैसे चला आया खान में। तो ये क्यों कर रहे हो? सिर्फ इसलिए कि आवाम जो ना समझे और हम आवाम के वोट पे चलते रहे। तो ये काम नहीं कर सकते। अब हकीकत ये है कि हमारी जो रेट्स हैं, जिस रेट पर हमें यूटिलिटी मिल रही है, उस पर आप प्लस करके आप आवाम को दे सकते हो। ये थोड़ी कि आप सब्सिडी दे दो। अगर सब्सिडी दोगे तो जो है ना, वो तो जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको उसका बेनिफिट मिलेगा, जनरल पब्लिक को तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी टू से। अब आप मुझसे बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। देखें, एक्सपोर्ट में तो देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। मैंने आपको जवाब बीच में भी दिया कि एक्सपोर्ट के लिए देयर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन आईटी की एक्सपोर्ट क्या होगी, $2-2.5 बिलियन होगी हमारी। बराबर मुल्क को देखें, किधर है एक्सपोर्ट उसकी आईटी की। बांग्लादेश को देखें, आईटी की एक्सपोर्ट किधर। हम तो कोई फिगर्स पे मैच ही नहीं करते। तो देयर इज़ लॉट ऑफ डिमांड इन आईटी की कंपनीज बननी चाहिए। आईटी में हमें इंसेंटिव तो दिए हुए, लेकिन अब ये जो है ना, आईटी की तरफ हमारी यूथ को आगे आना चाहिए, जिसमें सॉफ्टवेयर बनाने से लेके आउटसोर्सिंग सर्विसेज, लाइक हमारे पास कुछ फर्म्स हैं भी, नेटसोल है, TRG है, इस तरीके की जो कंपनियां हैं आईटी से रिलेटेड, इनको जो है ना, इनकी तरफ देखना चाहिए और ऐसी कंपनीज और हमारे यहाँ मुल्क में आनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फराज साहब, आपने हमें वक्त दिया और सिंध हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम हो रहे हैं वो भी आपने आवाम के सामने रखे। तो नाजरीन, एक मुख्तसर से वक्फे की जानिब हम जाएंगे और वक्फे के बाद हम
रिटेलर्स की भी आज आवाज बनेंगे, क्योंकि रिटेलर्स को, ग्रोसर्स को बे इंतहा इश्यूज हैं और उनके इश्यूज क्या हैं वो आपको एक ब्रेक के बाद बताते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाका तारिक रोड और PCHS ब्लॉक 2 की ये मार्केट है। यहाँ पर हम कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप के चेयरमैन जनाब मोहम्मद फरीद कुरैशी साहब के साथ मौजूद हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बीइंग अ रिटेलर और जहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए कीमतों में कितना फ़र्क आ चुका है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना अब चंद दिनों के फासले पर है। आवाम भी ये जान सके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से कि कीमतों में कितना फ़र्क आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताइएगा कि कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप की आप नुमाइंदगी करते हैं बीइंग अ चेयरमैन, कितना कीमतों में फ़र्क आ चुका है पिछले 6 महीनों के अंदर, और अभी जब लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे, राशन ख़रीदने के लिए निकलेंगे, ग्रोसरी के लिए निकलेंगे, तो पहले से वो मेंटली प्रिपेयर हो ताकि उन्हें मार्केट के रेट्स का अंदाज़ा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसा कि आप कह रहे हैं रमज़ान करीबुल है, लेकिन जब से मसला सैलाब आया, हमारा मुल्क ज़राई मुल्क है, उसके बाद जो लोग शॉर्टेज, दालों की भी, चावल की भी शॉर्टेज शुरू हो गई। इसी तरह तमाम अशिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हुआ। फिर उसके बाद डॉलर की वजह से आयल और इम्पोर्टेड आइटम जितनी थी उस पर असरअंदाज हुआ। अब जैसे कि दालों के कंटेनर जो हो आप से 300 या 400 दालों के कंटेनर ओपन हुए तो कराची में 5-5, 10-10 रुपए का कमी आई, और उससे रमज़ान की डिमांड होने के बाद अब दोबारा कुछ 5-7 रुपए का हर दाल में इजाफा हो गया। इसी तरह चावल में भी है, दुगने जो पिछले साल रमज़ान में कीमतें थी अब जो है उससे डबल हो गई है। लेकिन ये अवाम कहते हैं, हमने भी ऑब्जर्व किया है कि हर हफ्ते 10 दिन के अंदर चावलों की कीमत में तो 10-10, 20-20 रुपए का एकदम इजाफा होता है। क्या कहेंगे? देखिए ना, इजाफा तो वो हो रहा है, लेकिन ये प्रेशर आपकी हुकूमत की तरफ से भी है। डॉलर बढ़ा हुआ है, पेट्रोल बढ़ा हुआ है, बिजली बढ़ी हुई है, ये तमाम अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो वो लाजमी बात है कि अब जैसे फीड की कितनी कीमत से इजाफा हो गया, 700 रुपये वो मुर्गी बिक रही है। तो ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए। अब ये कि हर शख्स अपने मफाद में, आप कपड़ा ख़रीदने जाते हैं तो आपको कपड़ा महंगा मिलता है, आप जूता ख़रीदने जाते हैं तो वो आपको महंगा मिलता है, लेकिन उसको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी रेट लिस्ट कोई नहीं है। आप दुकानों पे जाइए, मुर्गी वालों को उठा लेते हैं, गोश्त वालों को उठा लेते हैं, मुर्गी वालों को उठा लेते हैं, अब किराने वालों को उठा लेते हैं। तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इनका क्या कसूर है कि जो ये सरकारी नर्ख पे जब कीमत पे नहीं फरोख्त करेंगे तो फिर तो कमिश्नर एक्शन लेगा ना। देखिए 2022 में ये लिस्ट बनी और कीमतें कितनी चली गई, 100% इजाफा हो गया। तो 100% में ये लिस्ट 100% की नहीं होती। अच्छा, अब आप चूंकि खुद भी एक बिजनेस से ही वाबस्ता हैं और ग्रोसर्स का एक ग्रुप है नाजरीन जिसके ये चेयरमैन हैं, तो अवाम जैसे ये बुजुर्ग हैं, ऐसे तमाम लोग अवाम ये समझते हैं कि आप लोगों ने भी नाजायज़ मुनाफाखोरी की हुई है और चीज़ों को रोक दिया जाता है कि जब डिमांड बढ़ जाएगी तो फिर उसको मनमाने दामों पे फ़रोख्त किया जाएगा। ये रुझान भी है। देखिए ना, ये तो एडवर्टाइजमेंट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, अपने आप अपना लिबादा जो है आवाम के ऊपर डाल देते हैं कि आवाम और दुकानदार कर रहे हैं। दुकानदार के नाश्ता नहीं किया मैंने। नाश्ता नहीं किया आपने? नहीं, आटा ही महंगा इतना कि कहाँ से खरीदे, हमारे पास इतने वो नहीं है पैसे कि हम आटा ले सकें। 150 रुपये किलो है, एक पाव घी 100 रुपये का है, कहाँ से लाए? अभी घी की थैली थी ना 550 की थी, अभी पिछले दिनों में ली है, अभी कितने की होगी? 700 रुपये की। बिल्कुल 150 रुपये किलो आटा है तो 150 रुपये पाव घी मिल रहा है। एक गरीब आदमी नाश्ता भी नहीं कर पा रहा है। तो ये तो ऐसा लगता है आवाम का ये जो इश्तियाल है वो दुकानदारों पे, ग्रोसर्स पे जब आ जाएगा आप लोगों पे, तो क्या सिचुएशन बनेगी? देखिए, दुकानदार में मोहल्ले के लोग ही होते हैं। हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, कोई दुकानदार लड़ता नहीं है, किसी दुकानदार से कोई कस्टमर नहीं करता। उसको मालूम है कि ये जो जायज़ कर रहे हैं, 12-12 घंटे की, 16-16 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं, तो वो क्या है, वो नाजायज़ नहीं करेंगे। अब
ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मैं भी एक दुकानदार हूँ, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपसे, आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने डीज़ल बढ़ा दिया, गवर्नमेंट ने बिजली बढ़ा दी, गवर्नमेंट ने डॉलर ऊपर लेके चले गए, जिसकी वजह से जितना भी सामान बाहर से इंपोर्ट होता है उस पर असर पड़ता है। तो क्या इन सब चीज़ों में दुकानदार का कसूर है? दुकानदार कहाँ से लेकर आता है? दुकानदार यही मेरा भी सवाल है कि कराची रिटेल ग्रोसर्स ग्रुप जो है, या आप जैसे जितने यहाँ पे एसोसिएशन और ग्रुप्स बने हुए दुकानदारों के, रिटेलर्स के, आप लोगों ने अपने आप में इत्तेहाद दिखाते हुए किसके सामने अपना ये मुद्दा या मुकदमा रखा है अभी तक? जी बिल्कुल, आपको बताते हैं। अभी पिछले दिनों 3-4 मीटिंग्स हमारी एसी साहब के साथ भी हुई हैं, डीसी साहब के साथ भी हुई हैं, और शेर आया, करें किसके आगे अपनी दिल की फरियाद, कोई सुनने वाला तो होए। बिल्कुल, ये आवाम का ये गमो गुस्सा है कि किसके आगे अपना दर्द बयान करें, अपनी आवाज़ किसके आगे पेश करें। और भी यहाँ पे कुछ लोग हैं, आप भी दुकानदार हैं? नहीं, मैं दुकानदार नहीं हूँ, मैं आईटी इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। मगर इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं ना कि किसी के आगे सुनवाई नहीं है, इस वक्त हुकूमत को इस वक्त होश ही नहीं है। अपने जितने बड़े रहनुमा हैं, जो बड़ी पार्टियां हैं, उनकी अपनी अयाशियाँ वैसी की वैसी कायम है, उनकी गाड़ियों में पेट्रोल फुल है, उनके पास अपना बैंक बैलेंस वैसी कायम है, अपना डॉलर भी उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। मगर जो एक्सपोर्टर हैं, जो इम्पोर्टर हैं, वो मर चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। जब कुव्वत ख़रीद आवाम की टूट गई तो फिर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आ गए, ऐसा तेल, ऐसा घी आ गया है जो पता नहीं फूड एसोसिएशन से भी, कहीं से कंट्रोल अथॉरिटी से भी वो पास हुआ नहीं हुआ। ये आप लोग फरोख्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पूरी कौम जो है पूरे 11 महीने सोती रहती है। जब रमज़ान आता है, हर डिपार्टमेंट का आदमी एक दुकान पर आके खड़ा हो जाता है और अपने मसाइल कहता है कि ये लाइसेंस दो, वो लाइसेंस दो, फूड अथॉरिटी का लाइसेंस मांगेगा, कोई अपने मांगते हैं। लेकिन ये तरीक़ाकार सही नहीं है। ये जो तरीक़ा है वो ये है कि आवाम को जब तक आप सहूलत नहीं देंगे तो आवाम आपके नहीं कोई सहूलत। लेकिन गैर मयारी अशिया यहाँ फरोख्त कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आपके सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूँगा, एक दौर था कि लोग ब्रांडेड चीज़ें नाम लेके मांगते थे। इस वक्त गवर्नमेंट आवाम की कुव्वत ख़रीद इस जगह पे पहुँच गई है कि वो दुकान पे आके सिर्फ ये बोलते हैं कि सबसे सस्ता दे दो। उनको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं, उनकी जेब इजाज़त ही नहीं देती है कि वो चीज़ उस मयार की वो ख़रीद सकें। तो उस दुकान पे वो चीज़ जिस मयार की भी मिले, लेकिन वो सस्ती मिलनी चाहिए। अगला ले जाएगा, उसको नहीं परवाह कि मेरी जान को क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको कुछ पता नहीं है, लेकिन उसको सस्ती चीज़ चाहिए और अपने बच्चों के लिए वो 2 वक्त की रोटी मुकम्मल करने के लिए वो पैसे। मतलब अब आवाम मयार को तरजीह नहीं देती। आप दुकानदार हैं, ख़रीदार हैं? मैं तो रिटेलर हूँ, मैं एक आम आवाम हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। लेकिन मेरा जो सबसे पहले तो आज टीवी का शुक्रिया कि उन लोगों ने इस टॉपिक पे हाईलाइट किया और आवाम का एक राय मालूम करी। सेकंड ये कि सबसे बड़ी जो चीज़ है कि हम जिससे मुतालबा कर रहे हैं वो सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशरी हैं। अगर हम असिस्टेंट कमिश्नर से लेके और ऊपर वज़ीर आला तक और प्राइस कंट्रोलिंग लिस्ट तक वो सबसे बड़े इसके बेनिफिशरी हैं, तो हम कैसे इनसे पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं? तो हम लेकिन आपकी इस आवाज़ के साथ खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि इस बेनिफिशरी के अलावा जो असल मुल्क के अंदर फैसला करने वाले हैं उनको कराची में, पाकिस्तान में, सिंध में स्टेप लें और इसका सोल्यूशन निकालें, क्योंकि ये बेनिफिशरी सिस्टम आवाम को फ़ायदा नहीं दे सकता। असल जो फैसला साज है उनको कंसिडर करना पड़ेगा। नाज़रीन, आवाम की अब ये सोच बन चुकी है और ये एक आवाज़ भी हमने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से आपके सामने रख दी है कि जिसने सिस्टम को सही करना है, अगर वही सबसे ज़्यादा वहाँ से फ़ायदे उठा रहे हो तो फिर आवाम किसके आगे अपना रोना रोएगी। और रिटेलर्स की भी आज हमने आवाज़ आपके सामने रखी, जिनका अपना मुतालबा ये है कि जब हमें चीज़ें उस कीमत पर नहीं मिल रही जिस कीमत पर फ़रोख्त करने का हमसे मुतालबा किया जा रहा है, तो कैसे हम अपना नुकसान कर लें। और गैर मयारी अशिया की फ़रोख्त जो है वो आवाम के जानो माल के लिए बेहद इस वक्त मुज़िर बनी हुई है। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आवाज़ में इस वक्त हम आवाम की आवाज़ में उनकी दुहाई सुनाएंगे कि महंगाई की वजह से किस हद तक कराची के अवाम मुतासिर हो रहे हैं। कराची का इलाका है लांडी बाबर मार्केट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट भी तस्वुर की जाती है और कहलाती है। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और आवाम से जानेंगे उनकी राय कि किस हद तक जो है महंगाई में इजाफा हो चुका है। महंगाई में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, परेशानी है आवाम के लिए। रमज़ान भी आने वाले हैं, आप मार्केट में ही मौजूद हैं, किस हद तक अशिया की चीज़ों में इजाफा देख रहे हैं?
बहुत ज़्यादा इजाफा है यार। 25,000 तनख्वाह में तो अभी जो है ना खुदकुशी के लिए मजबूर है सब, और तो कुछ भी नहीं हो सकता। इजाफा बहुत जल्दी, कोई रोकथाम ही नहीं हो रही है इसके मामले में, कोई बोलता ही नहीं है, कोई नहीं बोलता। क्या खरीदा है आपने अभी? अभी सिर्फ खाने पकाने का ही 2-4 सामान ही लिए और कुछ नहीं लिए। कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है, कभी पूछा आपने दुकानदार या इन बेचने वालों से कि जी क्यों इतना इजाफा हो रहा है? कहते हैं हुकूमत ने बढ़ाए। आप क्या समझती हैं कि जो पूरी मुआशी सूरत हाल मुल्क की बदतरीन होती जा रही है, सिर्फ हुकूमत जिम्मेदार है इसकी? सिर्फ हुकूमत जिम्मेवार है, गरीब आदमी क्या करेगा? हमारे बड़े हुक्मरान ये जिम्मेवार है। अच्छा, ये नाजायज मुनाफाखोरी वाला मसला तो नहीं है? नहीं है। जब सामान महंगा आएगा तो इनका क्या कसूर है? जब हमारे हुक्मरान जो हैं उनके खुद ही बैंक नहीं भर रहे तो वो गरीबों को क्या देंगे? तो इनका क्या कसूर है? महंगाई इतनी बढ़ रही है, लोगों के लिए मुश्किलात हो रहा है, कुव्वत खरीद मुतासिर हो रही है, कैसे मैनेज करते हैं आप लोग घरों के अपने अखराजात को? उधार ले लेके। उधार ले लेके जी। और ये जो कीमतों में एकदम इजाफा, 10-10 रुपए का हर हफ्ते इजाफा हो जाता है, चाहे सब्जी हो फ्रूट हो, कभी आपने पूछा क्यों होता है ये इजाफा? किससे पूछेंगे? दुकानदार से पूछा? दुकानदार तो वो खुद रो रहे होते। वो बोलते हैं वहाँ से महंगा है। दुकानदार कहते हैं पीछे से महंगा आ रहा है। जी। अभी रमज़ान का महीना भी आगे करीब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, दूसरी चीज़ों की कीमतों में भी बतदरीज इजाफा हो रहा है, कैसे मैनेज करेगा एक गरीब आदमी? वो कर रहे हैं, अल्लाह पाक करा रहा भाई। 2-2 नौकरियां करके कर रहे हैं या कोई और मामला है? नहीं, नौकरी कर रहे हैं, बस ये है कि थोड़ा कम हो गया पहले से। पहले से चीज़ों को कम कर दिया, क्वांटिटी कम हो गई है। जी। और रमज़ान में क्या लग रहा है, मजीद महंगाई बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? 1500 रुपये का तो कट्टा हो गया आटे का भाई। मजीद बढ़ने का भी इम्कान है? मजीद और बढ़ने का ही बोल रहे हैं। और सप्लाई मिल रही है, दुकानों पे चीज़ें मिल रही हैं, वो भी नहीं मिल रही? नहीं, आटा तो अभी शार्ट हो गया था कंपनियों से, हड़ताल भी करी थी, ये कि 150 रुपये किलो 1 किलो बोटियाँ बना। लोगों का एक ये भी कहना है कि या तो चीज़ें शॉर्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से मजीद कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, या फिर महंगे दामों लोग खरीदने पर मजबूर हैं। मैंने कहा महंगाई में इतना इजाफा होता जा रहा है, कैसे इस चीज़ को हल करता होगा एक आदमी? नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल हो गई है अभी। इसका जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? किसको समझेंगे? यही है, हुकूमत को ही समझेंगे और क्या कहेंगे। मैं देख रहा हूँ, आप लिस्ट देख रहे हैं, अशिया की कीमतों में किस हद तक इजाफा आपको महसूस हो रहा है? डबल टिबल इजाफा हो गया है। और ये पिछले कुछ महीनों में हुआ है या अचानक से हुआ है? ये अचानक से हुआ है। रमज़ान करीब है, इस वजह से फील हो रहा है? इस वजह से भी हुआ है, और बाकी आटा जो है मिल ही नहीं रहा है। वो तो आटा नहीं मिल रहा? आटा नहीं मिल रहा। 100 रुपये किलो आटा था, आज 160-170 रुपये किलो आटा मिल रहा है। 100 से एकदम 160 पे चला गया। 160 रुपये, वो भी मिल भी नहीं रहा है, बहुत सी दुकानों पे है भी नहीं। महंगाई की वजह से परेशान है? हाँ, आटे की वजह से, महंगाई की वजह से, और क्या परेशानी है? आटा मिल नहीं पा रहा है या कीमतें बहुत ऊपर हो गई? मिल भी नहीं रहा है, कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो अभी तो रमज़ान भी शुरू होने वाला है कुछ दिनों के बाद, कैसे गुजारा होगा एक गरीब आदमी का? ये तो हुकूमत से कोई पूछे ना कि कैसे गुजारा करें। मुझे लेके चलो, मैं खुद बात कर लूँगी इनसे कि कहाँ जाएं हम। किराएदार हैं, मकान के किराए दें, आटा खाएं, बच्चे संभालें, क्या करें? दवा इलाज सभी कुछ तो ख़त्म हो गया, सिर्फ अब आटे ही के चक्कर में लग गए सब लोग। ऐसा बेड़ा गर्क हो चुका है कि अब कोई साने हाल नहीं है कि जो चीज़ अगर जो 300 की थी तो अब वो तकरीबन 700-1000 रुपये की है, तो लेना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब ये इतना सिर्फ लिए, ये सिर्फ 5000 रुपये का, ये हालांकि बच्चों के कपड़े, हमारा कुछ भी नहीं लिया, ना ले सकते। अभी ऐसे हालात हो चुके हैं कि अभी बंदा इससे पहले बेहतर है कि मर जाए कि गुजारा नहीं है। क्या करे, बच्चों के खातिर बंदा अब क्या करे। महंगाई से किस हद तक मुतासिर हो रही है आवाम? महंगाई बहुत ज़्यादा, आवाम इतनी तंग आ चुकी है, इतनी कि खुदकुशी करने तक होगी। ये बहुत महंगाई हो चुकी है। हुकूमत की तरफ से करदा महंगाई है या बड़े इस हुकूमत को उतारना चाहिए कि ये हुकूमत इतनी महंगाई की हुई है कि आवाम बहुत तंग आ चुकी है कि खुदकुशी करें। कम करवानो, महंगाई बहुत है, महंगाई से कितने तंग आ गए कि इस महंगाई में देखें क्या करें, कुछ नहीं समझ आती इस महंगाई के बाद। ये चीज़ें खरीदनी भी ज़रूरी है, आगे रमज़ान का भी महीना है, खाना भी पेट मांगता है, वो भी लेनी ज़रूरी है। रमज़ान आ रहे हैं, ये भी लेना ज़रूरी है, क्या करें फिर। कितना कीमतों और महंगाई का एहसास हो रहा है और कीमतों में जो इजाफा होता जा रहा है, कभी इसकी वजह मालूम करने की कोशिश की है? वजह सबको मालूम है क्या है उसमें। जो भी हालात है इस मुल्क के चल रहे हैं, जो मईशत के हिसाब से। आने वाले दिनों में रमज़ानुल मुबारक का महीना भी शामिल है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि अगर रेट पीछे से 5 रुपये बढ़ता है तो दुकानदार जो है वो 10 रुपये बढ़ा देते हैं, 20 बढ़ा देते हैं। अपनी मर्जी भी चलाते हैं। अपनी मर्जी भी चलाते हैं। और उसमें यह है कि जब कभी रेट डाउन होता है, जैसे पेट्रोल का कम हो गया या कोई और हो गया, तो इन्होंने कम नहीं करना है, वो बरकरार है। रक्शे वाले ने किराया कम नहीं करना है, दूसरों ने वो नहीं करना है। जहाँ आप 300 रुपये दे के रक्शे पे जाते थे
अभी 700 रुपये ले रहे हैं। पेट्रोल कितना बढ़ा है, 20 रुपये 25 रुपये। लेकिन अब जब कम भी हो जाएगा तो वो वापस नहीं आएंगे। 100 रुपया कर देंगे कम, लेकिन वो नहीं होगा। ये अलमिया इस कौम का ही है ज़्यादा जो इन्होंने किया हुआ है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोग दुकानदारों को जिम्मेदार समझते हैं और दुकानदार कहते हैं हुकूमत ने हर चीज़ महंगी की हुई है। इसका हल क्या समझते हैं आप? हाँ, ये गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए भाई। गवर्नमेंट तो इलेक्शन हल है। 100%। उसके बाद सब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी इंशाल्लाह। इतनी महंगाई हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा गरीब का जीना तो मुश्किल ही हो चुका है, और जाहिर सी बात है जो डेली वेजेस वाले हैं उनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो गई है। पहले महंगाई जो थी गरीब तक पहुंची हुई थी, अब ज़्यादा वो मिडिल क्लास को भी टच कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। अब मिडिल क्लास का रहना भी आने वाले वक्तों में जो मुश्किल होता जा रहा है। आगे रमज़ान का महीना भी है, एक मिडिल क्लास आदमी अपनी फैमिली की ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या करेगा? रमज़ान में तो और ज़्यादा इंसानियत ख़त्म हो जाती है और पीछे से महंगाई होती है, और आगे आने वाले वक्तों में अभी गरीबी जो है, क्या नाम है, इंसान जो है वैसे ही ये सोचता है कि यार सुबह क्या सहरी क्या करेगा, थोड़ी देर बाद इफ्तारी की उसको टेंशन हो जाती है कि इफ्तारी क्या करेगा। तो इंसान के लिए तो अभी जीना मुश्किल ही होता है यार। और आने वाले वक्तों में यही है, मुझे लगता है कि आगे आगे लोग एक दूसरे को नोच के खाने वाले मजबूत होएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसान के लिए हर बंदे को अपनी फैमिली को फीड करना ज़रूरी है। अभी फीडिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंसान को फिर कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ता है। इसी वजह से स्ट्रीट क्राइम वगैरह भी आपको देखे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास मुश्किल जी रहना मुश्किल हो गया इंसान के लिए। सर महंगाई ने तो कमर तोड़ दी गरीबों के बेचारे को। आजकल देखें आटा कितना महंगा चल रहा है सर। महंगाई बस अल्लाह माफ़ करे, आगे रमज़ान शरीफ है, तो मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि सर महंगाई पे तवज्जो दें सर गरीब आवाम के लिए। बढ़ती हुई इस महंगाई से तंग आवाम अब सियासतदानों से और इस निज़ाम से मायूस दिखाई दे रही है, और आवाम अब ये सोचती है कि उसके लिए हुक्मरान हो, सियासतदान हो या हुकूमत का कोई भी तबका, वो कोई बेहतरी नहीं ला सकता। लेकिन इस महंगाई की वजह से तंग आवाम कोई इश्तियाल अंगेज इक़दामात की तरफ ना बढ़ जाए। हुकूमत वक्त और हुक्काम बाला को इस बात पर संजीदगी से सोचना होगा। प्रोग्राम आवाज़ में हमने आवाम की आवाज़ में उनका दर्द आपके सामने रखा है। इस प्रोग्राम से मुताल्लिक आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी आगाह कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक मोहम्मद उमर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।